Good morning guys, welcome to SST classes study channel। मेरा नाम जितेंद्र जागीर है। बात करें मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मैंने रिसेंटली हिस्ट्री से अपना नेट क्वालिफाई किया है। गाइस एट प्रेजेंट हमारे राजस्थान में बहुत सी कंपटीशन एग्जाम्स चल रही है, मीन्स बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में डिक्लेरेशन हुआ है और ये सारी जो वैकेंसीज हैं वो बहुत जल्द फिल होने वाली हैं। और हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे अपने इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे चूज किया है वो है मौर्य वंश। जनरली मौर्य वंश जो है वो लगभग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या फिर रीट हो, पटवारी हो या फिर अदर एग्जाम्स हो जो जीके को लेकर होती हैं, उन सारी एग्जाम्स में मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम मौर्य वंश का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस मौर्य वंश में जब बात करें इसकी शुरुआत की तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य वंश शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मगध के ऊपर अपना शासन स्टैब्लिश किया था या फिर जहां से उसने अपने शासन की शुरुआत की थी वो मगध चंद्रगुप्त मौर्य की के टाइम में नहीं बल्कि उससे भी बहुत पहले मगध एक पावरफुल एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आ चुका था और उसको ऑक्यूपाई किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब हम थोड़ा सा मगध के बैकग्राउंड में चलते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल की शुरुआत हुई। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे वो लोग एक स्थायी निवास स्थान की ओर बढ़ने लगते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता थी उसके बाद का जो नेक्स्ट पीरियड है वो महाजनपद काल है। यानी इस काल को हम कहते हैं महाजनपद काल। और इस महाजनपद काल की शुरुआत होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। हुआ क्या था कि जो लोग पहले घूमते रहते थे, जंगलों में शिकार करके अपना जीवन बिताते थे, जैसे ही उन लोगों को लोहे के बारे में पता चला तो लोहा युग की शुरुआत भी कहाँ से होती है? भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। तो भारत में जैसे ही लोहा युग की शुरुआत होती है तो जो यहाँ के लोग हैं वो लोहे को प्रयोग करते हुए पेड़ों को, जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार बड़े बड़े खेतों में खेती और कृषि करना शुरू कर देते हैं। और इस कृषि की वजह से अब वो जो घुमंतु लोग हैं उनको एक स्थायी जीवन मिल जाता है, एक स्थायित्व मिल जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उनके गांव, उनके कस्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और वहीं से शुरू होता है जन, यानी सबसे पहले बनता है जन और जब वो जन धीरे धीरे बड़ा होता है तो बनता है जनपद और जनपद से फाइनली बनता है महाजनपद। तो महाजनपदों की जब बात करें तो सबसे पहले मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें पुराणों से, बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन हमें महाजनपद के बारे में मिलती है वो एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ निकाय। इसके अलावा हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ जिसका नाम था भगवती सूत्र। और इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि पहले कुल 16 महाजनपद थे। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे?
इनको याद करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख सकते हो और वो है गप सच, उसके अलावा वे स्क्वायर, ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, मैं क्यूब और कैफ। अब देखिए इनको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गप सच कैसे बनता है, गांधार, कैसे बनता है, पांचाल, से बनता है सूर से, जैसे चेदी। इसके अलावा वै दो बार आ रहा है तो इससे एक तो बनेगा वज्जी, वज्जी सन। इसके अलावा दूसरा रहेगा वत्स। वैसे ही ए 3 बार आ रहा है तो ए में पहला रहेगा अंक, दूसरा रहेगा अश्मक और तीसरा रहेगा अवन। वैसे ही जब हम मैं की बात करें, मैं भी 3 बार आ रहा है, इससे क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा मगर, एक बनेगा मल और इसके अलावा लास्ट बनेगा मत्स्य। और वैसे ही जब कै को 4 बार लिखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले कैसे बनेगा, काशी, उसके बाद में बनेगा गुरु, उसके बाद में बनेगा कौशल और लास्ट में बनेगा कंबोज। इस प्रकार से 16 महाजनपद थे, गांधार, पांचाल, सूरसेन, चेदी, वज्जी और वत्स, अंग, अश्मक, अवंती, मगध, मल, मत्स्य, काशी, कुरु, कौशल और कंबोज। इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें सूचना मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अब इन 16 महाजनपदों में सबसे जो पावरफुल महाजनपद था वो था मगध। मगध जिसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उपस्थित थी। ये मगध महाजनपद जो है वही आगे चल करके और पूरे भारत को ग्रहण करने वाले सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान बनता है। तो मगध जो है वो सबसे पावरफुल क्यों बना, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जो मगध महाजनपद है वो चारों ओर से लगभग 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इस वजह से इस महाजनपद के ऊपर बाहरी आक्रमण का खतरा काफी कम था। इसके अलावा इस महाजनपद में बड़े बड़े जंगल थे, यानी इस महाजनपद के नीचे आने वाले जो भूमि थी उसमें बड़े बड़े जंगल थे जहां पे हाथी उपस्थित थे और इन हाथियों से एक बहुत ही पावरफुल सेना मगध के राजाओं ने बनाई थी। इसके अलावा जो मगध महाजनपद है इसके चारों ओर लोहे की खानें थी जिसकी वजह से अच्छे हथियार भी मगध में आसानी से उपस्थित थे, यानी आसानी से लोहे के हथियार वहां पे बनाए जा सकते थे। इन सारे कारणों की वजह से मगध महाजनपद एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बना। अब हम बात करें कि मगध में बनने वाले अलग अलग शासन, अलग अलग वंशों के बारे में। कौन कौन से वंश थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिसको आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महान साम्राज्य के रूप में बदल दिया था। तो वंशों में सबसे पहला वंश था बृहदर्थ। वंश, इस वंश का संस्थापक बृहदर्थ था। उसके बाद इसमें जरासंध और विपुंजय नामक शासक हुए थे और इसी जरासंध ने सबसे पहले, यानी इसमें बृहदर्थ के बाद में हुआ था जरासंध और इसी जरासंध ने सबसे पहले गिरिवृक्ष को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपनी राजधानी बनाया था गिरिवृक्ष को।
क्लियर है? इसी ग्रीवरिस का दूसरा नाम है वसुमतीपुर। उसके बाद में अगला वंश जो इसमें हुआ था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश इसका संस्थापक था बिंबिसार, और इसी बिंबिसार ने मगध महाजनपद में सबसे पहले काशी को मिलाया, यानी उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से शादी की थी और उसके बाद में उसको दहेज में काशी मिला था। इसके अलावा बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना और पंजाब की राजकुमारी खेमा से भी उसने विवाह किया था। तो हर्यक वंश जो था उसमें सबसे पहला शासक हुआ था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके अगला शासक जो बना था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था इसने अपने पिता को जो काशी दहेज में मिला था उसको फिर से प्राप्त किया था, यानी उसने कौशल नरेश की बेटी से विवाह करके और फिर से काशी को दहेज में प्राप्त करके और इस प्रकार काशी को मगध में मिलाया था। वैसे ही उसने वज्जी संघ को भी जीता था, यानी लिच्छवियों से उसने वज्जी को जीता था और इस प्रकार काशी और वज्जी को उसने मगध में मिलाया था। अजातशत्रु के बाद में हर्यक वंश का जो अगला शासक था वो था उदयन, और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। गंगा और सोन नदी के संगम के ऊपर इसने पाटलिपुत्र नगर बसाकर उसको मगध की राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के बाद अगला जो वंश आया था वो था शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इस शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी बनाया था। इसके बाद में इसका बेटा शासक बना था जिसका नाम था कालाशोक, और इस कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब उसके बाद अगला जो वंश मगध में आया था उस वंश का नाम था नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। इस नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और इसी महापद्म नंद को भार्गव भी कहा जाता था। महापद्म नंद भार्गव या दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, या सर्व क्षत्रिय नाशक भी पुराणों में महापद्म नंद को कहा जाता है। इसी नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, इसको धनानंद भी कहते हैं, और इसी धनानंद या धनानंद के समय में भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यानी आप ये कह सकते हो कि धनानंद सिकंदर के समकालीन था, और इस धनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार मौर्य वंश जो है उसकी शुरू होने से पहले भी मगध में बृहदत्त, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश का उदय हो चुका था। अब उसके बाद में शुरू होता है मौर्य वंश, और इस मौर्य वंश का सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था लगभग 322 ईसा पूर्व में। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि ये शासक जो था वो लगभग 323 ईसा पूर्व में बना था। यानी आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मगध का जो साम्राज्य था उसको अपने अधीन करने की शुरुआत 322 ईसा पूर्व से की थी। तो मगध का शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में। शासक बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुख्य रूप से जो विजय थी वो थी पंजाब विजय, इसके अलावा मगध, बंगाल विजय
और इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण विजय थी वो थी 305 ईसा पूर्व की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की थी, और इस संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो संधि इनके बीच में हुई थी उसके बारे में हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है एक यूनानी लेखक के द्वारा जिसका नाम था एपियानस। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी इस संधि के बारे में जो उसने सेल्यूकस निकेटर से की थी उसके बारे में स्ट्रैबो ने भी लिखा है, जो एक यूनानी लेखक था। इसके अलावा इसी संधि के बारे में विशाखदत्त ने भी अपनी पुस्तक मुद्राक्षस में लिखा है। क्लियर है? तो इस संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे? ये तो वो है जिन्होंने हमें इस संधि के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एपियानस यूनानी लेखक था, स्ट्रैबो भी यूनानी लेखक था, और विशाखदत्त एक भारतीय लेखक था जिसने मुद्राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें हमें इस संधि के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इस संधि में क्या हुआ था? सबसे पहली बात, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हारता, और हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर के द्वारा हेरात, कंधार, बलूचिस्तान के जो प्रदेश है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं। हेरात, कंधार और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेन की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देता है। तो हेलेन का विवाह कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य भी 500 हाथी उपहार स्वरूप देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जुड़ी हुई किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में सूचना कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहली बात हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है यूनानी लेखकों, यानी जो यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुछ यूनानी लेखक हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा था, जैसे स्ट्रैबो, इसके अलावा जस्टिन, प्लूटार्क, एपियानस, इसके अलावा फ्लीकॉर्पस, और एरियन। ये कुछ यूनानी लेखक है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था। इसके अलावा भी एक ग्रंथ है जिससे हमें इनके बारे में सूचना मिलती है, उसका नाम है इंडिका। वास्तव में इंडिका एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। इंडिका जिसको मैगस्थनीज ने लिखा था, और ये मैगस्थनीज
जो है वो सेल्यूकस निकेटर से जब युद्ध हुआ था उसके साथ जो संधि हुई, तो संधि के तहत ही सेल्यूकस निकेटर राजदूत के रूप में मैगस्थनीज को भारत में भेजा था। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था, यानी मैगस्थनीज किस देश से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में इंडिका अवेलेबल नहीं है, तो उसमें इंडिका के जो अंश हैं वो बाकी लेखकों की बुक्स में लिखे हुए मिलते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरा ग्रंथ था जिसके बारे में जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सूचना मिलती है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सूचना मिलती है, जैसे कि अर्थशास्त्र, जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जिनसे हमें सूचना मिलती है, जैसे कथासरित सागर, सोमदेव का कथासरित सागर, वैसे ही क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र ने लिखा था। इसके अलावा विशाखदत्त ने लिखा था मुद्राक्षस। मुद्राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। कुछ ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सूचना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दो एक अभिलेख और एक ताम्रपत्र लेख है, या फिर आप इनको कह सकते हो कि वो ताम्रपत्र लेख है। एक है महास्थान बांग्लादेश में और दूसरा है सोहरगोरा या शाहगोरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला है। और इन दोनों से हमें सूचना मिलती है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय अकाल की स्थिति को हैंडल किया था। इसके अलावा महास्थान अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय के बारे में भी सूचना मिलती है। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। तो वैसे ही जो यूनानी ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सामान्य रूप से दो शब्द काम में लिए हैं। एक तो है सेंड्रोपॉड्स और दूसरा है एंड्रोपॉड्स। सेंड्रोपॉड वर्ड काम में लिया था स्ट्रैबो ने, स्ट्रैबो और जस्टिन, जबकि एंड्रोपॉड्स वर्ड जो था वो काम में लिया था एरियन ने। और सबसे पहले विलियम जोन्स ने यह बताया था कि सेंड्रोपॉड वर्ड चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काम में लिया गया था। इस प्रकार ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट या कोई सजेशन आपके माइंड में होता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी रिगार्डफुल फॉर योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।